हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। इजी लर्निंग क्लासरूम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एम्स वगैरह में, पीजीआई वगैरह के अंदर और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर आते हैं, तो उनको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग ये टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आप लोग लेक्चर 26 जो है मेरा वो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 5 से लेकर के 15 mm ऑफ Hg जो है नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। अगर 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए तो इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाता है, उसे हम लोग कहेंगे इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और ये सब कारण होते हैं इसके, जैसे कि सेरेब्रल एडिमा हो जाना, ट्यूमर हो जाना, हेड इंजरी, हेमाटोमा यानी ब्लड क्लॉट हो जाना, एंसेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाना, स्ट्रोक लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, मेनिंजाइटिस ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन सभी केसेस के अंदर क्या हो सकता है, आईसीपी बढ़ जाता है। एक्चुअली आईसीपी क्या है, जो ये क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं उन सभी के वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कहलाता है आईसीपी। तो क्या क्या कंटेंट होते हैं यहाँ पर, ब्रेन होता है प्लस ब्लड वेसल्स होती है यानी ब्लड होता है प्लस सीएसएफ जो होता है, ये तीनों की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर क्या कहलाता है, आईसीपी। तो जब भी इनमें ब्रेन के अंदर स्वेलिंग बढ़ेगी या ब्लड वेसल्स में कोई रप्चर हो जाएगा, हेमेटोमा बन जाएगा या फिर सीएसएफ एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स इस पैथोलॉजी से रिलेटेड। तो पहला जो इसका साइन होता है वो होता है डिक्रीज या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड जो हो जाते हैं उनकी कौन कौन सी स्टेजेज है वो अगली स्लाइड्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। या फिर मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाना, ये फर्स्ट या अर्ली साइन होता है, एग्जाम्स के अंदर काफ़ी पूछा जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पर सेकेंड अर्ली साइन होता है डबल विजन या फिर प्यूपिलरी डिसफंक्शन। तो ये दोनों ही साइन इंपॉर्टेंट है जो कि अर्ली या फर्स्ट साइन होते हैं इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देन यहाँ पर एक बच्चों के अंदर अगर स्पेशली पूछा जाए तो इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग। और अगर इन्फेंट्स के अंदर पूछा जाए, इन्फेंट्स मीन्स होता है 1 साल तक का बच्चा, तो उसके अंदर अगर पूछा जाए तो बल्जिंग फॉन्टेनल। तो फॉन्टेनल्स क्या होते हैं, जो अपना स्कल होता है बच्चे का उसके ऊपर जो सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं उनको हम लोग फॉन्टेनल्स बोलते हैं। तो वो फॉन्टेनल्स अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर हम लोग ब्रीफली देखेंगे उनको भी। तो फॉन्टेनल्स में बल्जिंग हो जाना यानी फॉन्टेनल्स बाहर की तरफ उभर जाना, वो चीज़ फर्स्ट साइन यहाँ पर इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। देन कुछ अदर साइन है जैसे लिथार्जी हो जाना, डायलेटेड प्यूपिल जो है, प्यूपिल का साइज डायलेट हो जाना, वो लेट साइन होता है। और लो सीपीपी, लो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है ये भी इसका साइन है। तो ये क्या होता है, इस सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है अगली स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। तो सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन, परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, यानी ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए एक मिनिमम प्रेशर जो है मेंटेन होता है, उसी की वजह से ब्रेन को सप्लाई हो पाती है। अगर सीपीपी लो हो जाएगा तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होगी और पर्सन को क्या होगा, वहाँ पर स्ट्रोक हो सकता है। तो ये भी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट साइन इन एडल्ट ALOC, फर्स्ट साइन इन चाइल्ड हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, फर्स्ट साइन इन इन्फेंट बल्जिंग फॉन्टेनल। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सीपीपी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। फिर सिम्टम्स में एक और साइन होता है जिसे हम लोग लेट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बोलते हैं, यानी ये काफ़ी समय के बाद आता है। अगर ट्रीट नहीं किया जाता है इंक्रीज्ड आईसीपी को तो ये साइन देखने को मिलता है। तो इस साइन का नाम है कुसिंग ट्रायड साइन। कुसिंग साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया है और ट्रायड का मतलब होता है 3 साइन से मिलकर के ये बना होता है। तो ये लेट साइन होते हैं। तो पहला जो है एक एक्चुअली एक डिजीज़ भी होती है कुसिंग सिंड्रोम नाम करके। तो वो क्या होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो अगर एक्सेस हो जाए तो वो कुसिंग सिंड्रोम कहलाता है, वो अलग डिजीज़ है। यहाँ पे ये कुसिंग ट्रायड साइन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुसिंग ट्रायड साइन में 3 साइन हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, जनरली हम लोग पढ़ते हैं अपना नॉर्मल बीपी होता है 120/80, तो जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला
कि लेट साइन में क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी। दूसरा होगा वाइड पल्स प्रेशर। वाइड पल्स प्रेशर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सिस्टोलिक बढ़ेगा तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर वाइड पल्स प्रेशर। और तीसरा होगा ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिनिया, यानी ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट स्लो हो जाएगी और ब्रेडिनिया मतलब रेस्पिरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, स्लो। तो ये तीनों साइन हमें अच्छे से आना चाहिए, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके सिम्टम्स में। देन हम लोग सीपीपी के बारे में पढ़ते हैं कि सीपीपी क्या होता है। सीपीपी मीन्स सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरेब्रल मतलब ब्रेन, परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई। तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन होना चाहिए जिसकी वजह से ब्रेन तक ब्लड पहुंच सके। तो सीपीपी क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, 93 mm ऑफ Hg है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको दोबारा से मैं ब्रीफ आउट करूंगा। देन इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमने पढ़ा कितना होता है, 5 से 15 mm ऑफ Hg होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो नॉर्मल सीपीपी क्या होता है, 70 से 85 mm ऑफ Hg जो है नॉर्मल हमें मेंटेन करना रहता है। देख सकते हैं 93 माइनस 5 से लेकर के 15, तो यही अप्रोक्स यही रेंज अपने पास आने वाली है। तो इतना नॉर्मल सीपीपी हमें मेंटेन करना रहता है टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी। जब भी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाए पर्सन का, तो यहाँ पर सीपीपी कितना मेंटेन करना रहता है, 70 से 85 जो है mm ऑफ Hg, ताकि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई लगातार बढ़ रही है। अदरवाइज क्या होता है, आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पर्सन जो है स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर जा सकता है। तो ब्रीफ में मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट के अंदर डिटेल से इसको समझाया है। ब्रीफ आउट कर लेते हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी अपॉन 3। इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो अपने पास मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाता है। नीचे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल 120/80 अगर ब्लड प्रेशर है तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सिस्टोलिक बीपी कितना हो गया, 120 प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक 80 इंटू 2 अपॉन 3। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास अप्रोक्स कितना आएगा, 93.33 mm ऑफ Hg जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर आता है। देन जो अभी हमने सिम्टम्स में पढ़ा था कि फर्स्ट साइन क्या होता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो ये ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 2 जब मैंने ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर लेक्चर 2 में जा कर के। देन यहाँ पर क्या क्या स्टेजेज होती है इसकी, तो जब भी किसी पर्सन का आईसीपी बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो स्टेजेस है वो वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से आगे प्रोग्रेस करेगी, यानी लेस सीवियर से लेके मोर सीवियर की तरफ स्टेजेज आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले अगर पर्सन कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियस की स्टेज में क्या हो रहा है, आईसीपी बढ़ रहा है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस होना। तो आईसीपी अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो जैसे जैसे आईसीपी बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेजेस भी आगे प्रोग्रेस करेगी। तो आईसीपी बढ़ना स्टार्ट होगा तो पहले कन्फ्यूजन की स्टेट होगी, फिर डिलीरियस, फिर लेथार्जी, फिर ऑप्टन-डेड, फिर स्टूपरस, फिर कोमाटोज। इस तरीके से स्टेजेस 1 बाय 1 आगे बढ़ती है। इनका जो डिटेल्स है वो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, CD लॉस्ट तो कोमा में चला गया, यानी कोई CD लॉस्ट हो गई तो वो पर्सन कोमा में चला गया। तो CD तो हम लोग देख सकते हैं पहला जो अल्फ़ाबेट है CDLOST, तो पर्सन किस में चला जाता है, कोमा के अंदर। तो ये इस ट्रिक से हम लोग इसको सीक्वेंस से याद रख सकते हैं कि कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, यानी सबसे सही स्टेज कौन सी होती है, कॉन्शियसनेस, और सबसे रस्ट स्टेज कौन सी होगी, कोमा के अंदर पर्सन चला जाए तो वो सबसे रस्ट कंडीशन हो सकती है। देन इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग समझते हैं जो अभी अभी हमने स्टेजेस पढ़ी है। कॉन्शियसनेस स्टेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ अलर्टनेस या अवेयरनेस। दूसरा कन्फ्यूजन का मतलब होता है डिसओरिएंटेशन और इम्पेयर्ड थिंकिंग, यानी टाइम और प्लेस के रिगार्डिंग अगर अवेयर नहीं होता है पर्सन तो वो चीज़ क्या होती है, कन्फ्यूजन स्टेज होती है। जैसे कि मैं कहाँ हूँ, कौन है, इस तरीके से सब चीज़ें इम्पेयर्ड थिंकिंग हो जाती है, वो कन्फ्यूजन होता है। देन डिलीरियस का मतलब होता है रेस्टलेसनेस या हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है बट वो ऑब्जेक्ट फील होना कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो चीज़ कहलाता है हेलुसिनेशन। तो
तो ये चीज़ें हम साइकोलॉजी से रिलेटेड है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इन टॉपिक्स को। देन यहाँ पर लिथार्जी का मतलब क्या होता है, ड्राउजीनेस या सोमनोलेंट, स्लीप लाइक स्टेज जो होती है या ड्राउजीनेस कंडीशन होती है वो लिथार्जी कहलाती है। ऑब्टेंडेड का मतलब हो डिक्रीज या स्लो साइकोमोटर रिस्पॉन्स, साइकोमोटर, साइको मतलब ब्रेन की एक्टिविटी और मोटर मतलब मूवमेंट, दोनों ही रिस्पॉन्सेज क्या हो जाए, स्लो हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑब्टेंडेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन स्टूपरस, स्टूपरस को एक और नाम से भी जानते हैं, सिनकोप कंडीशन में बोलता है, यानी पर्सन नॉट बीइंग एबल टू अराउज फ्रॉम स्लीप लाइक स्टेट इवन आफ्टर पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद भी पर्सन स्लीप से अगर अराउज नहीं हो पाता है तो वो कंडीशन क्या होती है, स्टूपरस कंडीशन होती है या फिर सिनकोप होती है, यानी ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लॉस हो चुकी है बट वो कंप्लीटली नहीं हुई है, तो वो कंडीशन होती है स्टूपरस कंडीशन। देन सबसे लास्ट होती है कोमा, यानी कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये स्टेजेस है, आगे की तरफ प्रोग्रेस होती है। तो ये सभी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन फोंटेनेल्स पढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट इसमें हमने पढ़ा था कि फोंटेनेल्स बल्जिंग हो जाते हैं, तो फोंटेनेल्स के बारे में भी थोड़ा सा इसमें हम लोग समझ लेते हैं। तो फोंटेनेल्स क्या होते हैं, एट बर्थ जो होते हैं मिजेनकाइमा फील्ड सॉफ्ट स्पॉट होते हैं स्कल के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, फोंटेनेल्स कहलाते हैं। और एट बर्थ ह्यूमन स्कल के अंदर कितने फोंटेनेल्स पाए जाते हैं, 6 फोंटेनेल पाए जाते हैं, काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो 6 फोंटेनेल कौन कौन से हैं, एंटीरियर 1, पोस्टीरियर 1, एंटीरियर लेटरल 2 और पोस्टीरियर लेटरल 2। आगे डायग्राम्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो टोटल 6 फोंटेनेल्स होते हैं। तो ये डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं, ये वाला सुपीरियर व्यू हो गया और दूसरा वाला जो है लेटरल व्यू यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सुपीरियर व्यू के अंदर 2 दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, ये एंटीरियर साइड के अंदर एंटीरियर फोंटेनल हो गया, ये पोस्टीरियर फोंटेनल। एक्चुअली ये बोन्स हम लोग जानते हैं, ये फ्रंटल बोन हो गई, ये दोनों पैराइटल बोन हो गई और ये ऑक्सीपिटल बोन हो गई। और साइड्स के अंदर जो होती है ये कौन सी हो गई, टेम्पोरल बोन्स यहाँ पर होती है। तो इन बोन्स के जंक्शन पे ये सॉफ्ट स्पॉट्स पाए जाते हैं स्कल के अंदर, जिन्हें हम लोग फोंटेनल कहते हैं। देन यहाँ पर लेटरल व्यू से देखते हैं दूसरे डायग्राम के अंदर, तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कौन सा हो गया, एंटीरियो लेटरल, और ये जो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ में ये हो गया पोस्टीरियो लेटरल फोंटेनल। तो दूसरी साइड भी सेम होंगे, तो टोटल फोंटेनल्स हो जाते हैं 6। देन इनके क्लोजर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ और डिटेल्स है जिनको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चारों फोंटेनल हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियो लेटरल और पोस्टीरियो लेटरल। तो नंबर में 1 1 और ये दोनों 2 2 होते हैं। देन नेम्स होते हैं इनके, कुछ अलग अलग नेम है, जैसे एंटीरियर का जो नेम है वो ब्रेगमा कहलाता है और इसका शेप जो होता है वो डायमंड शेप होता है और लार्जेस्ट फोंटेनल ये होता है। दूसरा जो पोस्टीरियर वो लैम्बडा होता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, इसका नाम होता है लैम्बडा। तीसरा जो होता है एंटीरियो लेटरल, उसे स्फिनोइड फोंटेनल भी बोलते हैं, क्योंकि वो स्फिनोइड बोन के जंक्शन पे सिचुएटेड होता है और इसका साइज इरेगुलर होता है। देन यहाँ पर जो लास्ट है पोस्टीरियर लेटरल, वो मेस्टोइड फोंटेनल भी कहलाता है, क्योंकि वो मेस्टोइड प्रोसेस के पास होता है और इसका भी शेप इरेगुलर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका क्लोजर। तो सबसे लेट जो क्लोज होता है वो कौन सा होता है, एंटीरियो लेटरल यानी कि ब्रेगमा। और सबसे जल्दी कौन क्लोज होता है, पोस्टीरियर फोंटेनल यानी लैम्बडा जो होता है वो सबसे पहले क्लोज होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो एंटीरियो लेटरल क्लोज होता है 18 से 24 मंथ में और पोस्टीरियर जो होता है एंटीरियर जो होता है 18 से 24 मंथ में क्लोज होता है और पोस्टीरियर जो होता है 2 से 3 मंथ के अंदर क्लोज हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं। देन क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम लोग इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री तो होता ही है। देन ग्लासगो कोमा स्केल से हम लोग पता लगा सकते हैं अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में कि कौन सी स्टेज में प्रोग्रेस कर चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है GCS, तो इसको लेक्चर 2 में आप लोग जा करके देख सकते हैं। देन CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ECG, CSF एग्जामिनेशन, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, इन सभी के थ्रू हम लोग ब्लड फ्लो का पैटर्न का पता लगा सकते हैं ब्रेन के अंदर। देन क्या मैनेजमेंट होता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का। तो सबसे पहले जब भी ICP बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जैसे कि मैनिटोल्स वगैरह होते हैं। तो डायरेटिक्स का क्या काम होता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो सेरेब्रल एडिमा हुआ है या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है
तो वो कम हो जाएगा और आईसीपी डिक्रीज हो जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जैसे कि डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रेडनिसोन है, वो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं। अगर आईसीपी इन्फ्लामेशन की वजह से बढ़ा हुआ है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यहाँ पर दी जा सकती है। देन यहाँ पर पर्सन का आईसीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन की नीड तो चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी भी यहाँ पर दे सकते हैं। और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आईसीपी बढ़ा हुआ है, एडिमा वहाँ पर है। देन यहाँ पर एक और होता है वेंट्रिकुलोस्टोमी, तो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर कैथेटर डाल के वहाँ पर जो है सीएसएफ फ्लूइड को रिमूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आईसीपी जो है डिक्रीज हो सकता है। देन बात करते हैं पोजीशन, कौन सी पोजीशन देनी चाहिए जब भी आईसीपी बढ़ जाता है, तो सेमी फाउलर या फिर 30 to 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है, ताकि जो ग्रेविटी की वजह से जो है फ्लो नीचे की तरफ आए और आईसीपी थोड़ा कम हो सके। देन यहाँ पर एक थेरेपी होती है बारबिचुरेट थेरेपी, जो बारबिचुरेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल है इसके फिनोबारबिटोन, थियोपेंटोन वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर लेक्चर 18 के अंदर सेडेटिव हिप्नोटिक वाला जो टॉपिक है उसमें इसके बारे में डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वो लेक्चर आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो बारबिचुरेट थेरेपी क्या करती है, थेरेप्यूटिक कोमा प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ब्रेन की जो होती है डिमांड जो होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की डिमांड है, वो मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो कम हो जाती है और ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। तो बारबिचुरेट थेरेपी भी यहाँ पर स्टार्ट की जाती है जब भी आईसीपी बढ़ जाता है। जैसे सच इन केस हेड इंजरी की वजह से अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो बारबिचुरेट थेरेपी जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वहाँ पर हो सकता है। देन यहाँ पर वीपी संट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी फिर से हम लोग अलग लेक्चर के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो जनरली क्या करते हैं, वेंट्रिकल जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं और एब्डोमेन में जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके बीच में एक संटिंग की जाती है, यानी एक ट्यूब प्लेस की जाती है, जिसकी वजह से जो सीएसएफ का फ्लो है, अगर सीएसएफ का वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आईसीपी बढ़ रहा है तो वहाँ पर सीएसएफ को डायरेक्ट हम लोग पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ड्रेन करते हैं और वहाँ से सीएसएफ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये वीपी संट होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे कभी पढ़ने वाले हैं। देन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं इस पैथोलॉजी से रिलेटेड। तो पहला जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, व्हेन आईसीपी इज इंक्रीज सीवियरली, जब बहुत ज़्यादा आईसीपी बढ़ जाता है, देन लंबर पंक्चर वहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि लंबर पंक्चर जो हम लोग ऑलरेडी जो लेक्चर 26 के अंदर लंबर पंक्चर के बारे में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो लंबर पंक्चर अगर उस टाइम पे किया जब आईसीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या हो सकता है, पर्सन को स्पाइनल कैविटी के अंदर ब्रेन स्टेम का हर्निया हो सकता है, यानी ब्रेन स्टेम जो है स्पाइनल कैविटी के अंदर जा सकता है और ब्रेन डैमेज वहाँ पर हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो हमें पता होना चाहिए जब भी आईसीपी सीवियरली बढ़ जाता है तो लंबर पंक्चर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो वहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रेन स्टेम है वो हर्निएटेड हो जाएगा, किसके अंदर, स्पाइनल कैविटी के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन, तो क्या एजुकेशन देना चाहिए आईसीपी बढ़े हुए पर्सन को, अवॉइड स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, बियरिंग डाउन अफर्ट सच इज वल्सल्वा मैनवर। तो पर्सन को स्नीज करना अवॉइड करना है, कफिंग करना अवॉइड करना है, वॉमिटिंग और बियरिंग डाउन इफेक्ट जैसे कि वल्सल्वा मैनवर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 21 के अंदर डिटेल से, तो ये भी आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो वल्सल्वा मैनवर इनके अंदर बियरिंग डाउन इफेक्ट लगाते हैं हम लोग, तो उस वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, आईसीपी बढ़ सकता है। तो ये एजुकेशन देना चाहिए पेशेंट को कि इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए। अब क्वेश्चन सेशन करते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, तो इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी डेवलप कुशिंग ट्रायड। इनमें ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 पेशेंट दिख रहे हैं, पेशेंट ए बी सी डी। इनमें से कौन से पेशेंट को देख करके आप बता सकते हो कि उसमें कुशिंग ट्रायड के साइंस डेवलप हो चुके हैं। अगर आपको कुशिंग ट्रायड के साइन याद है, 3 जो साइन थे, वो अगर तीनों याद है तो इसमें आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि कौन से पर्सन को कुशिंग ट्रायड के साइन हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्लो साइकोमोटर रिस्पॉन्स बाय अ हेड इंजरी पेशेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑलरेडी हम लोग एएलओसी की स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें स्लो साइकोमोटर रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेथार्जी कहते हैं, स्टूपरस कहते हैं, ऑप्टेंडेड कहते हैं या ड्राउजीनेस कहते हैं। तो इसका आंसर ईजी है, आप लोग अगर वो टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर दे सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, ए 30-year-old पेशेंट विद हेड इंजरी इज रिस्क ऑफ डेवलपिंग इंक्रीज आईसीपी। एक 30 साल का पर्सन है जिसको आईसीपी बढ़ने का रिस्क है। विच क्लिनिकल फीचर, कौन सा साइन एंड सिम्टम
इज़ अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज आईसीपी। इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि अर्लीस्ट इंडिकेटर होता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का। तो ऑलरेडी मैं इसको फोकस देख करके पढ़ा चुका हूँ कि इनमें से कौन सा साइन है, ब्रेडीकार्डिया या ब्रेडीनिया, हेडेक या नोजिया वोमिटिंग, कन्फ्यूजन या रेस्टलेसनेस, या फिर अनइक्वल प्यूपिल साइज। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, इसका आप थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इनमें से क्या चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जब आईसीपी बढ़ जाता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट साइन इन अ चाइल्ड विद इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर। बच्चे में इंक्रीज आईसीपी का कौन सा फर्स्ट या अर्लीस्ट साइन होता है। तो ये भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज। नॉर्मल सीपीपी कितना होता है। तो सीपीपी हम लोग पढ़ चुके हैं आज के टॉपिक में। तो क्या होता है नॉर्मल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। और लास्ट क्वेश्चन है, लंबर पंक्चर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी बिकॉज इट मे कॉज। लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इंक्रीज्ड आईसीपी के केस में, क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है, क्या ये सीवियर हेडेक कर सकता है, नोजिया वोमिटिंग कर सकता है, ब्रेन स्टेम हर्निएशन कर सकता है, या फिर इन्फेक्शन कर सकता है। तो क्या इसका कारण है, तो इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के जरूर पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए मत जाना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।